हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आरएनसीसी की इस लाइव क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के अपनी इस क्लास में अपन ओबीजी से रिलेटेड कुछ स्पेशल एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए होंगे, है ना। ओके, तो बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। सबसे पहले ठीक है, क्या है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? जाइगोट विथ जोना पेलिसिडा रीच यूट्राइन कैविटी बाई, है ना। तो कौन से दिन जाइगोट कौन से दिन जाइगोट होगा वो यूट्राइन कैविटी के दौरान अंदर आ जाएगा और उसके ऊपर जोना पेलिसिडा का आवरण होगा उस टाइम, है ना। तो अब आपको बताना है वो टाइम क्या रहेगा ना, कौन से डे पे वो यूट्राइन कैविटी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि जब तक इम्प्लांटेशन नहीं होता है तब तक जोना पेलिसिडा रहती है ना, और जोना पेलिसिडा के हटने के बाद ही इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, चलिए, तो जोना पेलिसिडा का फंक्शन क्या होता है? जोना पेलिसिडा का फंक्शन ये रहता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रोका जा सके, क्योंकि जब ये जाइगोट होगा वो कहाँ पे रहेगा? जब जाइगोट फैलोपियन ट्यूब के अंदर रहेगा और अगर उस पे क्या रहेगा, जोना पेलिसिडा का आवरण रहेगा, उस पे कोट रहेगी, तो वो वहां पे इम्प्लांट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन की प्रॉपर साइड पे आने के लिए जोना पेलिसिडा एक तरीके से उसको इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करने का काम कर रही है। ठीक है, चलिए, और जब यूट्राइन कैविटी के अंदर आ जाएगी, ठीक है, जब यूट्राइन कैविटी के अंदर आ जाएगी तो उसके बाद में क्या हो जाएगा? उसके बाद में जोना पेलिसिडा साइड ऑफ हो जाएगी और क्या हो जाएगा? इम्प्लांटेशन हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है कि कौन से डे पे जोना पेलिसिडा होती है वो यूट्राइन कैविटी के अंदर आती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जोना पेलिसिडा कौन से डे पे जो जाइगोट है वो जोना पेलिसिडा के साथ में यूट्राइन कैविटी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो कौन से डे पे आता है? फोर्थ डे पे आता है। क्या रहेगा इसका आंसर? बी रहेगा, फोर्थ डे, है ना। ओके, ठीक है, 4 to 5 डे भी दिया हुआ हो सकता है। अगर फोर्थ नहीं होता तो अपन 5 डे कर सकते थे, लेकिन आइडियल आंसर क्या रहेगा? आइडियल आंसर आपका फोर्थ डे ही रहेगा इसके अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि लिगामेंटम टीरिस, ठीक है, लिगामेंटम टीरिस इज फॉर्म्ड आफ्टर। ठीक है, तो ये किसका रेमिनेंट होता है? ठीक है, लिगामेंट टीरिस होता है वो किसकी जगह बनता है? ठीक है ना, ए है ऑब्लिटरेशन ऑफ द अम्बिलिकल वेन, बी है ऑब्लिटरेशन ऑफ द डक्टस वेनोसस, ठीक है, सी है ऑब्लिटरेशन ऑफ द डक्टस आर्टीरियोसस एंड डी है ऑब्लिटरेशन ऑफ द हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, तो लिगामेंटस टीरिस होता है, ठीक है, जन्म के बाद जो बनता है लिगामेंट वो किसकी जगह बनता है? ठीक है ना, चलिए, तो लिगामेंटम टीरिस होता है वो क्या होता है? ओब्लिटरेशन ऑफ द अम्बिलिकल वेन या डक्टस वेनोसस, डक्टस आर्टीरियोसस एंड हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी। चार ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, जल्दी से बताएंगे इसका क्या आंसर रहेगा। ठीक है, किसका रेमिनेंट होता है? लिगामेंटम टीरिस। ठीक है ना, ओके, तो क्या आंसर रहेगा उसका? अम्बिलिकल वेन, है ना। अम्बिलिकल वेन की जगह क्या रहता है फिर बाद में? लिगामेंटम टीरिस होता है। ठीक है, चलिए, ओके, तो आंसर क्या रहेगा अपना इसके अंदर? ए रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, आज के क्वेश्चन मैंने मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन लिए जो सिंगल लाइनर हो, है ना, ताकि आपका एग्जाम के टाइम में ज्यादा टाइम ना लगे और कम टाइम में आप अच्छे एमसीक्यू क्लियर कर सको। ठीक है, चलिए, द रोल ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, है ना। जब एचपीएल की बात आती है तो इसका क्या रोल रहता है? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन का, है ना। एचपीएल का क्या रोल रहता है? ए है स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन, बी है फीटल ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ठीक है, एंड सी है ग्रोथ ऑफ फीटस, एंड डी है एंडोक्राइन रेगुलेशन। ठीक है, तो एचपीएल का प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, मेन एक्शन क्या रहता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन का? ठीक है, चलिए बताइए क्या आंसर रहेगा। एचपीएल अपन ने पढ़ा था, ठीक है, जब अपने ओबीजी पढ़ी थे तब अपन ने एचपीएल एक हार्मोन के बारे में पढ़ा था, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ठीक है ना, अब इसका फंक्शन क्या रहेगा, है ना, मेन फंक्शन इसका क्या रहेगा? सुरेश जी बता रहे हैं सी रहेगा, और कोई? ठीक है, जो लाइज कर रहे सबका आंसर आना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, एचपीएल का होगा वो फंक्शन क्या रहेगा? ठीक है, आईएसजी डी एंडोक्राइन रेगुलेशन। ओके, मेन फंक्शन क्या रहेगा इसका, है ना, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन का मेन फंक्शन क्या होता है? ठीक है, एचपीएल की बात आती है तो उसका मेन फंक्शन क्या रहेगा? उसका मेन फंक्शन रहता है फीटस की ग्रोथ करवाना। ठीक है, क्या फंक्शन रहता है? फीटस की ग्रोथ करवाना है। ठीक है, चलिए, अब मैंने एचपीएल के बारे में आपको बताया था कि एचपीएल क्या करा सकता है? जीडीएम भी करा सकता है, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, किसमें? मदर में। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा? मदर की ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाने का काम करता है और जो मदर की सेल्स है उसका ग्लूकोज का इंटेक को कम करवाता है, मतलब सेल्स के अंदर ग्लूकोज की एनर्जी एंट्री कम करवाता है। किस तरीके से? इंसुलिन रेजिस्टेंट डेवलप करवाता है स्लाइटली। ठीक है, तो इस कारण क्या रहता है? गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के चांसेस रहते हैं एचपीएल के कारण। लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहा है? इसके पीछे इसका मोटो क्या है? ठीक है ना, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि फीटस को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एनर्जी मिल सके। ठीक है, इसलिए मदर का जो यूटिलाइजेशन है वो कम करवा रहा है। ठीक है ना, चलिए, तो एचपीएल का मेन फंक्शन क्या रहता है? फीटस की ग्रोथ करवाना। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है
ग्रोथ ऑफ द फिटस, ठीक है ना। सी आपका सबसे बेस्ट आंसर रहेगा इसके अंदर, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो आंसर आपके सामने है सी, ग्रोथ ऑफ द फिटस। फंक्शन देखिए अपन एचपीएल के, प्रोवाइड फिटल न्यूट्रिशन बाय एंटागोनाइजिंग द एक्शन ऑफ इंसुलिन इन द मैटरनल सर्कुलेशन, ठीक है, वो मैंने बता दिया आपको। ब्रेक डाउन ऑफ द फैट एंड प्रोटीन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द फैटी एसिड एंड अमाइनो एसिड फ्रॉम मैटरनल टू द फीटल सर्कुलेशन, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से क्या रहेगा, इस तरीके से इसका फंक्शन रहेगा, ठीक है। ए तो हो गया अपना ये इंसुलिन रेजिस्टेंट करवाने वाला मदर के अंदर, ठीक है। बी है पोटेंट एंजियोजेनिक एंड हेल्प्स डेवलप फीटल वेस्कुलेचर, ठीक है। तो क्या प्रॉपर्टी है एचपीएल की, एचपीएल एक पोटेंट वेस्कुलोजेनिक है ना, है ना। क्या है, एंजियोजेनिक है, क्या करेगा, एंजियो मतलब क्या, वेसल्स, ठीक है, वेसल्स बनाने का काम करेगा, ठीक है। तो फीटल वेस्कुलेचर होगा, फीटस की जो वेसल्स की स्ट्रक्चर होगी, तो उसको बनाने में बहुत ही इंपोर्टेंट रोल रहता है किसका, एचपीएल का, ठीक है। और थर्ड फंक्शन इसका क्या रहता है, प्रमोट ग्रोथ ऑफ द ब्रेस्ट ऑफ फॉर लैक्टेशन, है ना। तो ब्रेस्ट पे भी इसका एक्शन रहता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम लैक्टोजन भी रख दिया है, प्रमोट ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट फॉर लैक्टेशन, ठीक है ना। तो ये भी इसका एडिशनल फंक्शन याद रख लेंगे, ठीक है। मेन इसका क्या रहता है, ग्रोथ ऑफ द फिटस इसका मेन फंक्शन रहता है एचपीएल का, ओके। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनेस्ट कॉज फॉर पर्पिरल सेप्सिस इज, ठीक है। अब पर्पिरल सेप्सिस अपन पढ़ते हैं, उसमें कौन सा बैक्टीरिया कॉमनली सेप्सिस करवाता है। ए है स्ट्रेप्टोकोकाई, बी है एनारोब्स बैक्टीरिया, सी है गोनोकोकाई एंड डी है स्टेफाइलोकोकाई, ठीक है। तो बेस्ट आंसर क्या रहेगा, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ पर्पिरल सेप्सिस, ठीक है। देखिए, गोनोकोकाई नहीं कहना है इसमें, ठीक है ना, वो अपन गायनेकोलॉजी में पढ़ते हैं, ऑब्स्टेट्रिक्स में इतना इंपोर्टेंस नहीं है इसका, ठीक है, ठीक है। कॉमनेस्ट कॉज ऑफ पर्पिरल सेप्सिस इज, यस आंसर इज वेरी गुड, क्या रहेगा, स्ट्रेप्टोकोकाई, है ना। स्ट्रेप्टोकोकाई रहता है, वो क्या करवाता है, पर्पिरल सेप्सिस करवाता है, मोस्ट कॉमन कॉज होता है, ठीक है ना। ओके, तो कॉमनेस्ट कॉज क्या रहेगा पर्पिरल सेप्सिस का, कौन सा बैक्टीरिया रहेगा, स्ट्रेप्टोकोकस रहेगा, याद रख लेना है, ठीक है ना। चलिए, सिंगल लाइनर क्वेश्चन है, पर्पिरल सेप्सिस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या रहेगा, स्ट्रेप्टोकोकस, ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ ट्यूबल प्रेगनेंसी इज, है ना। ओके, तो अपन देखते हैं कि ट्यूबल प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, ट्यूबल प्रेगनेंसी है, उसमें मोस्ट कॉमन साइट क्या रहेगी, ठीक है। चलिए, ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ ट्यूबल प्रेगनेंसी इज, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का एग्जांपल हो गया। अब फैलोपियन ट्यूब के अपन पार्ट देखते हैं, ठीक है। ओके, तो उसमें अपन देखते हैं कि कौन से पार्ट में मोस्ट कॉमनली इम्प्लांटेशन होगा अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रही है। तो ए है इंटरस्टिशियल पोर्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, जो यूट्राइन कैविटी की तरफ होगा, ठीक है। ए ऑप्शन आपको दिखा रहा है कि यूट्राइन कैविटी की तरफ जो रहेगा वो पार्ट, ठीक है। चलिए, बी ये दिखा रखा है आपको स्टमस, सी है आपका एम्पुला, एंड डी है इनफंडिबुलम, ठीक है। तो बेस्ट आंसर क्या रहेगा, है ना, विरोध जी बता रहे हैं, रोहितास जी बता रहे हैं, दोनों का आंसर सही है। इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर, ठीक है, एम्पुला जो होगा वो क्या रहेगा, मोस्ट कॉमन साइट रहेगी इम्प्लांटेशन की, ठीक है ना। चलिए, तो मोस्ट कॉमन साइट क्या रहेगी, एम्पुला रहेगी, ठीक है। चलिए, ठीक है, बाकी जो ये इंटरस्टिशियल पार्ट हो गया, मतलब इस जगह जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी वो सबसे ज्यादा उसकी क्या होगी, ठीक है, ठीक है, मतलब उस प्रेगनेंसी के कंटिन्यू करने का टाइम पीरियड सबसे ज्यादा यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट पीरियड रहेगा यहाँ पे, इसमें सबसे लेट अबॉर्शन होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो रहेंगे उनमें जल्दी अबॉर्शन हो जाएगा, क्योंकि साइज, ठीक है, यहाँ पे कम साइज का ही बन पाएगा और उसके बाद में क्या हो जाएगा, इसमें नेक्रोसिस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो रहेगा उसको थोड़ा बहुत यूट्रस का एनवायरमेंट मिल जाएगा, इस कारण इनके कंपेयर में इस जगह की जो लाइफ टाइम होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। इस प्रेगनेंसी का लाइफ टाइम थोड़ा ज्यादा रहेगा इनके कंपेयर में, ठीक है ना। ओके, तो ये सब किसमें आएंगे, ये सब एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ट्यूबल प्रेगनेंसी के अंदर आएंगे, जिसमें मोस्ट कॉमन साइट क्या रहेगी, मोस्ट कॉमन साइट रहेगी एम्पुला, ओके। चलिए, अब इसमें कुछ अपन देख लेते हैं वेरिएशन। मैक्सिमम प्रोपेंसिटी टू रप्चर, रप्चर की बात आती है तो जो, ठीक है ना, स्थमस वाले पार्ट में एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है वो मोस्ट कॉमनली क्या होती है, रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी रहती है, ठीक है ना। अगर वो स्थमस वाले पार्ट में होगी तो क्या होगा, मोस्ट कॉमनली वो रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी, ठीक है ना। उस जगह रप्चर होने की, फैलोपियन ट्यूब के रप्चर होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, ठीक है। ओके, अब बात करें मिनिमल प्रोपेंसिटी टू रप्चर कहाँ पे रहेगा, एम्पुलरी एक्टोपिक प्रेगनेंसी, है ना। दोनों पास पास में होते हैं और दोनों के अंदर इतना वेरिएशन आ गया है, ठीक है। अगर स्टमस वाले पार्ट में है तो वहां पे रप्चर के चांसेस ज्यादा रहेंगे, ठीक है। अगर वो एम्पुला वाले पार्ट में है तो रप्चर के चांसेस मिनिमम रहेंगे, ठीक है ना। तो दोनों अपन ने देख लिए हैं, ठीक है। और अपन बात करें मोस्ट कॉमन साइट क्या रहेगी, एम्पुला होगा, वो मोस्ट कॉमन साइट रहेगी एक्टोपिक प्रेगनेंसी की ट्यूब के अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपको पूछा है द यूट्राइन आर्टरी, ठीक है, द यूट्राइन आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। यूट्राइन आर्टरी होती है वो कौन सी आर्टरी की ब्रांच है, ए है लेफ्ट कॉमन इलियाइक आर्टरी, बी है
बी है इंटरनल इलियाक आर्टरी, सी है इंटरनल पोडेंडल आर्टरी एंड डी है ओवेरियन आर्टरी। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर रहेगा? द यूट्राइन आर्टरी इज ब्रांच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, क्या आंसर रहेगा इसमें? द यूट्राइन आर्टरी इज ब्रांच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, बताइए। क्या आंसर रहेगा? बिल्कुल सही है, बी आंसर रहेगा। कौन सी? इंटरनल इलियाक आर्टरी, है ना। ओके, तो आंसर क्या रहेगा इसका? इंटरनल इलियाक आर्टरी इसका आंसर रहेगा। इंटरनल इलियाक आर्टरी से क्या बनती है? यूट्राइन आर्टरी बनती है, और वो यूट्रस को क्या करती है? ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है। ठीक है, चलिए अब इसकी इंपोर्टेंस क्यों जरूरी है, यूट्राइन आर्टरी के बारे में जानना क्यों जरूरी है। ठीक है, जैसे अपन देखते हैं क्या पीपीएच के बारे में देखते हैं। ठीक है ना, पीपीएच का एक मैनेजमेंट होता है जिसमें क्या देखते हैं अपन? यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। ठीक है ना, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि यूट्राइन आर्टरी कहाँ से अराइज हो रही है, कहाँ से अराइज हो रही है? इंटरनल इलियाक आर्टरी से अराइज हो रही है। ठीक है, चलिए अब इसका कोर्स देख लेते हैं यूट्राइन आर्टरी का। यूट्राइन आर्टरी अराइजेस फ्रॉम इंटरनल इलियाक आर्टरी और हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी, जिसका दूसरा नाम है इट टर्न्स डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड। कैसे आ रही है? डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड आ रही है। ठीक है, अलोंग दी लेटरल पेल्विक वॉल अंटिल द बेस ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। ठीक है, तो जो ब्रॉड लिगामेंट रहेगा उसका जो बेस रहेगा, ठीक है ना, उसके पास से इधर आएगी क्या? यूट्रस की तरफ आएगी कौन सी? यूट्राइन आर्टरी। कहां से अराइज हो रही है? इंटरनल इलियाक आर्टरी से। ठीक है, चलिए तो ये आपको याद रखना है कि इंटरनल इलियाक की ब्रांच होती है यूट्राइन आर्टरी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, what would be the type of presentation when the engaging diameter is mento-vertical। ठीक है, अब देखते हैं मेंटो-वर्टिकल अगर क्या रहेगा? इंगेजिंग डायमीटर रहेगा। इंगेजिंग डायमीटर मतलब मैक्सिमम डायमीटर जो पेल्विस पे आ रहा है। ठीक है, चलिए तो इंगेजिंग डायमीटर अगर मेंटो-वर्टिकल है तो उसका प्रेजेंटेशन कौन सा रहेगा? ए है फेस प्रेजेंटेशन, बी है ब्रो प्रेजेंटेशन, सी है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन एंड डी है ब्रिज प्रेजेंटेशन। ठीक है, चलिए तो मेंटो-वर्टिकल कौन सा हो गया? ठीक है ना, जैसे अपन देखें ठीक है, ये क्या हो गया? ये वर्टेक्स हो गया। क्या हो गया? ये वर्टेक्स हो गया, ये मेंटम हो गया। मेंटम किसको बोलते हैं अपन? थोड़ी को बोलते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे अपन देखते हैं मेंटल फोरामेन होता है, इस जगह को क्या बोला जाता है? मेंटम बोला जाता है। ठीक है ना, चलिए तो ये क्या हो गया? ये मेंटो हो गया, ये वर्टिकल हो गया। ठीक है, अब देखने में तो अपन को लग रहा है कि ये काफी बड़ा डायमीटर है ना। ओके, लगभग 14 सेंटीमीटर के आसपास होता है मेंटो वर्टिकल। अगर इस तरीके का क्या रहेगा? प्रेजेंटेशन रहेगा। ठीक है ना, चलिए तो इसको अपन क्या करते हैं? थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर देते हैं। ठीक है ना, अगर इसको मैं थोड़ा सा, अभी ऐसा दिख रहा है आपको, इसको सीधा कर देता हूँ, ट्रांसफर कर देता हूँ, तो उसमें क्या होगा? अगर मेंटम अपन इस जगह पे रखें, ठीक है, ठीक है, ये हो गया मेंटो वर्टिकल। तो इसमें क्या रहेगा? इसमें देखिए प्रेजेंटेशन क्या रहेगा? तो इधर बाहर की तरफ प्रेजेंटेशन क्या रहेगा? इधर बाहर की तरफ प्रेजेंटेशन क्या रहेगा? ब्रो रहेगा। कौन सा प्रेजेंटेशन रहेगा? ब्रो प्रेजेंटेशन रहेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? प्रेजेंटिंग पार्ट होगा जो आगे की तरफ रहेगा, है ना, सर्विस की तरफ रहेगा। ठीक है, ओके, तो प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा हो गया? ब्रो हो गया। ठीक है, बी रहेगा। तो आपको सीधा इमेजिन कर लेना है, जो डायमीटर है उसको आपको ट्रांसवर्सली इमेजिन करके रख लेना है। ठीक है ना, उसको जो डायमीटर है उसको ट्रांसवर्स रख लेना है, उसके अकॉर्डिंग देख लेना है कि कौन सा यहाँ पे इंगेजिंग पार्ट रहेगा, है ना। ओके, ठीक है, तो इसमें जो ये मिड पॉइंट रहेगा वो देख लेना है इधर। ठीक है ना, तो ये कौन सा रहेगा आपका? इंगेजिंग डायमीटर कौन सा रहेगा इसमें? ठीक है, इंगेजिंग डायमीटर रहेगा मेंटो वर्टिकल एंड प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा होगा? ब्रो होगा। ठीक है, चलिए तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं अपन, काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, चलिए तो डेली एम्स में आपका आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी गुड। ठीक है ना, नॉर्थ सेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, बी इसका आंसर रहेगा। इन ब्रो प्रेजेंटेशन द इंगेजिंग डायमीटर इज मेंटो वर्टिकल। कितना होता है? 14 सेंटीमीटर होता है। ब्रो इज द, ठीक है, वो इज द रेयरेस्ट वेराइटी ऑफ सिपेलिक प्रेजेंटेशन वेयर द प्रेजेंटिंग पार्ट इज ब्रो एंड द एटीट्यूड ऑफ द हेड इज शॉर्ट ऑफ दैट डिग्री ऑफ एक्सटेंशन नेसेसरी टू प्रोड्यूस फेस प्रेजेंटेशन। ठीक है ना, चलिए तो इसमें क्या रहता है? इसमें एक्सटेंशन रहता है। ठीक है, इफ फेस प्रेजेंटेशन, ठीक है ना, मतलब कंप्लीट एक्सटेंशन नहीं होता है। ठीक है ना, लेकिन काफी एक्सटेंशन देखने को मिलता है। जब फेस प्रेजेंटेशन होता है उसमें कंप्लीट एक्सटेंशन होता है। ठीक है, इफ फेस प्रेजेंटेशन द प्रेजेंटिंग पार्ट इज फेस, एटीट्यूड ऑफ द fetus showing complete flexion of the limbs with extension of the spine। ठीक है ना, तो क्या होता है? यहाँ पे एक्सटेंशन होता है। ठीक है, द कम्युनिस्ट पोजिशन इज लेफ्ट मेंटो एंटीरियर। क्या रहेगा? लेफ्ट मेंटो एंटीरियर। द इंगेजिंग डायमीटर ऑफ द हेड इज सबमेंटो ब्रैग्मेटिक। ठीक है ना, उसमें क्या होता है? इंगेजिंग डायमीटर कौन सा होता है? सबमेंटो ब्रैग्मेटिक होता है। 9.5 सेंटीमीटर इज फुली एक्सटेंडेड हेड और सबमेंटो वर्टिकल। ठीक है ना, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना रहेगा? इसके लिए जो आपको फीटल स्कल पढ़ाया गया है उसको वापस पढ़ना रहेगा, ताकि उस जगह आपको पूरा साथ में अच्छा समझ आ जाएगा, है ना। ओके,
ठीक है। तो उसमें सारे डायमीटर आपको, सबसे पहले तो सारे डायमीटर आपको याद होने चाहिए कि ठीक है मेंटो वर्टिकल कौन सा होगा, ठीक है, ठीक है ना। तो सारा डायमीटर की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में प्रेजेंटेशन आपको पढ़ना रहेगा कि फेस प्रेजेंटेशन में कैसा रहेगा, ब्रो प्रेजेंटेशन में कैसा रहेगा, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में कैसा रहेगा। तो उस चीज को आप पूरा समराइज कीजिए, ठीक है। तो वहां पे आप जाकर के आपको एक बार देखना रहेगा और आपको अच्छे से समझना रहेगा, क्योंकि यहाँ से काफी क्वेश्चन बनते हैं प्रेजेंटेशन से, ठीक है ना। चलिए ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपुट सक्सीडेनम इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ठीक है। तो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर शुरुआत में क्या देखने को मिलता है, कैपुट सक्सीडेनम देखने को मिलता है। उससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए ए है कि जो कैपुट सक्सीडेनम होता है वो मिड लाइन को क्रॉस करता है, ठीक है। चलिए तो मैं आपको एक बेबी का डायग्राम, ठीक है, उसके हेड का डायग्राम बना के बता देता हूँ, ठीक है। अब इसमें आपको देखना है, ये रही मिड लाइन। ए ऑप्शन कह रहा है कि जो स्वेलिंग रहेगी वो मिड लाइन को क्रॉस करेगी, है ना। एक तो क्या हो सकती है, यूनिलेटरल स्वेलिंग हो सकती है, एक है कि दोनों तरफ हो सकती है कि भाई मिड लाइन को क्रॉस करे। ए ऑप्शन ये कह रहा है। बी है क्रॉस दी सुचर लाइन। सुचर लाइन मतलब क्या हो गया, ठीक है, जो बीच में क्या रहेगा, सेजेटल सुचर रहेगा, उस सुचर लाइन को क्रॉस कर देगा, ठीक है। तो क्रॉस दी सुचर लाइन, बी ऑप्शन कह रहा है, ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है इट डज नॉट डिसअपियर विद इन 2 to 3 डेज। ये कह रहा है तीसरा ऑप्शन कि ये जो स्वेलिंग रहेगी ये 2 से 3 दिन बाद में भी परसिस्ट रहेगी, ठीक है ना, ये गायब नहीं होगी, डिसअपियर नहीं होगी। एंड डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन कह रहा है इट इज ए डिफ्यूज इडिमेटा स्वेलिंग ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द स्कैल्प, ठीक है। डी कह रहा है इट इज द डिफ्यूज इडिमेटल स्वेलिंग ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द स्कैल्प, ठीक है ना। स्कैल्प किसको बोलते हैं अपन, ये जो स्कल रहता है, स्कल के ऊपर जो स्किन का आवरण रहता है जिसमें 5 लेयर रहती है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, स्कैल्प बोला जाता है। जिसके अंदर मेनली क्या रहेगा, ठीक है, मसल रहती है, हेयर्स रहते हैं, स्किन रहती है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, कंबाइंड फॉर्म में स्कैल्प बोला जाता है, ठीक है। चलिए तो इसमें डी ऑप्शन ये कह रहा है कि इनके अंदर क्या इडिमेटस स्वेलिंग रहेगी, मतलब इसके अंदर क्या रह जाएगा, इडिमेटस मतलब पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, जो एक्सुडेट रहेगा वो इसमें इकट्ठा हो जाएगा इन लेयर्स के बीच में, ठीक है। ओके, डी ऑप्शन ये कह रहा है। अब आपको क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपुट सक्सीडेनम इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट पूछा है। इसमें कौन सा गलत है ना। मिडलाइन को क्रॉस करता है कैपुट, ठीक है, मिडलाइन को क्रॉस करता है कि नहीं करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है ना। कैपुट होता है वो मिडलाइन को क्रॉस करता है, ठीक है ना। और ये मेनली मिड लाइन के अंदर ही, मिड लाइन के जस्ट ऊपर इसकी क्या रहती है, मैक्सिमम स्वेलिंग रहती है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्या करता है, मिड लाइन को क्रॉस करता है, दोनों तरफ स्वेलिंग होती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। बी है क्रॉस दी फ्यूचर लाइन। अगर मिड लाइन को क्रॉस करेगा तो वो फ्यूचर लाइन को भी क्रॉस कर रहा है, बिल्कुल सही है, फ्यूचर लाइन को भी क्रॉस कर रहा है, ठीक है। चलिए सी है इट डज नॉट डिसअपियर विद इन 2 to 3 डेज। ये गलत लाइन है ना। ये क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। फर्स्ट डे पे ये मैक्सिमम रहता है, उसके बाद धीरे धीरे कम होता चला जाता है, डिसअपियर होता चला जाता है, ठीक है। चलिए तो जस्ट आफ्टर द बर्थ ये मैक्सिमम होता है, उसके बाद में कंटिन्यूअसली ग्रेजुअली ये क्या हो जाता है, कंटिन्यू कम होता रहता है, ठीक है। और डी ऑप्शन बिल्कुल सही दिखा रखा है कि इसमें जो स्वेलिंग होती है वो कहाँ पे होती है, वो बोन्स में ना होकर बोन्स के ऊपर जो स्कैल्प होता है, ठीक है ना, जो स्कैल्प रहता है उसके अंदर रहता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया स्कैल्प की 5 लेयर है, तो लेयर्स के बीच में क्या रहेगा, इडिमेटस फ्लूइड रहेगा, ठीक है। चलिए तो ये स्कैल्प के अंदर रहेगा, स्कैल्प की टिश्यू के अंदर रहेगा, तो डी ऑप्शन भी सही है, बी भी सही है, ए भी सही है। तो गलत कौन सा हो गया, सी हो गया कि ये 2 से 3 दिन में डिसअपियर नहीं होता, ये होता है, ठीक है। चलिए तो आंसर क्या रहेगा, सही, ठीक है ना, सी ऑप्शन सही रहेगा। अब इसके साथ में इस एक कंफ्यूज करने वाला एक और रहता है, कैपुट सक्सीडेशन के साथ में क्या रहता है, सिफेल हेमेटोमा, ठीक है ना। दूसरा टर्म आती है क्या, सिफेल हेमेटोमा, ठीक है। अब सिफेल हेमेटोमा क्या रहता है, हो सकता है कि ड्यूरिंग द बर्थ इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हुई हो या किसी और मैन्यूअर के द्वारा क्या हो जाए, ठीक है ना, उसमें इंजरी हो जाए, ठीक है, इधर ब्रेन की जो बोन्स है उनके अंदर इंजरी हो जाए, तो उसके अंदर क्या होता है, सिफेल हेमेटोमा में पहले ही होता क्या है वो समझेंगे, ठीक है। तो स्कैल्प की जो रहेगी, सॉरी स्कल की जो बोन्स रहेगी, ठीक है ना, ये मान लो क्या है, बोन्स का एक मैं छोटा सा टुकड़ा ले लेता हूँ, तो बोन्स के ऊपर सबसे ऊपर क्या होती है, पेरियोस्टियम होती है, ठीक है। चलिए तो इस पेरियोस्टियम के और बोन के बीच में क्या हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है। सिफेल हेमेटोमा मतलब क्या हो गया, बोन की पेरियोस्टियम में और प्रॉपर बोन्स के बीच में क्या हो गई, ब्लीडिंग हो गई, तो ये पार्ट क्या कर जाएगा, एलिवेट हो जाएगा, ठीक है, ये पार्ट एलिवेट हो जाएगा, ये हो गई इसकी पेरियोस्टियम, ये हो गई इसकी बोन, ठीक है ना। और बीच में क्या हो गया, बीच में फ्लूइड इकट्ठा हो गया। अब देखिए मानो कि इस बोन के अंदर क्या हुआ, ये जो पैराइटल बोन थी यहाँ पे, और उसके अंदर क्या हो गया, पैराइटल बोन के अंदर, ठीक है, सिफेल हेमेटोमा बन गया, सॉरी हाँ, सिफेल हेमेटोमा बन गया है, ठीक है। तो मतलब इसकी पेरियोस्टियम और बोन के बीच में क्या हो गया, ब्लड इकट्ठा हो गया, और इसके कारण क्या रहेगा, स्वेलिंग रहेगी, तो वो मिड लाइन को क्रॉस नहीं करेगी, क्योंकि हो सकता है ये सिर्फ एक बोन के अंदर ही हो, तो इधर वाली बोन की पेरियोस्टियम रहेगी उसी में रहेगी, मिड लाइन को क्रॉस नहीं करेगी। अगर ये सिर्फ इस बोन को इन्वॉल्व कर रही है तो ये फ्यूचर लाइन को भी क्रॉस नहीं करेगी, ये यूनिलेटरल रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि ये सिर्फ इंडिविजुअली इस बोन के अंदर ही है, ठीक है। ओके
और ये होगी, ये 2 से 3 दिन में अपीयर डिसअपियर नहीं होती है, ठीक है ना। चलिए, तो ये इसके लिए सही हो जाएगा। और डी ये दिखा रखा है कि ये इडियोमेट्रियस टिश्यू में होता है, नहीं, ये इडियोमेट्रियस टिश्यू में नहीं होकर के स्कैल्प में, ये प्रॉपर बोन की पेरियोस्टिम के जस्ट नीचे होता है, ठीक है, सिफेल हेमाटोमा, ये इसकी खासियत होती है। तो सिफेल हेमाटोमा होता है वो यूनिलेटरल होता है, मिड लाइन को क्रॉस नहीं करता है, स्यूटर लाइन को क्रॉस नहीं करता है, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो जॉन्डिस डेवलप होने के चांसेस किस में रहते हैं, सिफेल हेमाटोमा में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड रहेगा वो ब्लड क्या करेगा, उसमें जो आरबीसी है उससे बिल्रुबिन, ठीक है, उससे बिल्रुबिन बनेगा, आरबीसी की डिस्ट्रक्शन क्या बनेगा, बिल्रुबिन बनेगा। और हो सकता है कि उस बेबी के अंदर पहले से ही बिल्रुबिन बना हुआ हो, क्योंकि अपन देखते हैं कि बेबी के अंदर क्या रहता है, लिवर एंजाइम, ठीक है, लिवर होता है वो प्रॉपर फंक्शनली मैच्योर नहीं होता है, और उसके कारण बिल्रुबिन बढ़ जाने के कारण बेबी के अंदर जॉन्डिस जल्दी डेवलप होता है, ठीक है ना, दूसरे बच्चों के कंपेयर में, ठीक है, ठीक है, यंग बच्चों के कंपेयर में, ठीक है। चलिए, तो इसके कारण हो सकता है कि अगर सिफेल हेमाटोमा हो गया है, ब्लीडिंग हो गई है, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, ठीक है, बिल्रुबिन बढ़ने लग जाएगा, ठीक है, तो इसमें जॉन्डिस डेवलप हो सकता है, लेकिन कैपुस सक्सीडेनम के अंदर जॉन्डिस नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये दोनों में जो डिफरेंस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, किसके अंदर, एग्जाम के अंदर कंफ्यूज कर लेता है आपको, तो कंफ्यूज नहीं होता है, ठीक है। ब्लड किसमें होता है, ब्लड होता है सिफेल हेमाटोमा में, इडियोमेटस फ्लूइड किसमें होता है, कैपुस सक्सीडेनम में होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कि जो पेल्विक वॉल होती है उसकी चारों तरफ से प्रेशर रहता है बेबी के हेड पे, उसके कारण क्या बन जाता है, कैपुट बन जाता है, ठीक है ना। चलिए, ओके, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वही लाइनें वापस लिखी हुई है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने है, प्लेसेंटा से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको, ह्यूमन प्लेसेंटा इज, है ना, उसका कौन सा कैरेक्टर इसमें से सही है। ए दिखा रखा है कि वो डिस्कॉइड होती है, बी है कि वो हिमोकोरियल होती है, सी है वो डेसिडुएट होती है, डी है कि तीनों ऑप्शन ऊपर मेंशन किए हुए हैं वो सारे सही है, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा इसके अंदर, ह्यूमन प्लेसेंटा इज, देखिए डिस्कॉइड मतलब क्या हो गया, डिस्क शेप होती है, हिमोकोरियल मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट ब्लड के कॉन्टेक्ट में रहती है कोरियन, ठीक है। डेसिडुएट मतलब क्या होती है, प्रेगनेंसी के कंप्लीट होने पे वो बाहर आती है, ठीक है ना। चलिए, तो ये तीनों ऑप्शन सही है, बिल्कुल डी ऑप्शन इसके अंदर सही रहेगा, है ना। ओके, तो आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का, ह्यूमन प्लेसेंटा होती है वो डिस्कॉइड होती है, बिकॉज इस शेप होता है वो इसका डिस्क शेप होता है। हिमोकोरियल मतलब क्या हो गया, बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ कोरियन विद द मैटरनल ब्लड, है ना, जो कोरियन होती है, ठीक है, कोरिनिकुलाई होती है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है मैटरनल ब्लड के, अपन देखते हैं, ठीक है ना, साइनोसॉइड्स वगैरह में यहाँ पे क्या रहता है, डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है विलाई का, इसलिए किसको क्या बोलते हैं, हिमो मतलब ब्लड, कोरियल मतलब कोरियन से, है ना। तो इनका क्या होता है, कोरियन का डायरेक्ट ब्लड से मैटरनल ब्लड से कांटेक्ट रहता है, ठीक है। एंड डेसिडुएट, डेसिडुएट मतलब क्या हो गया, बिकॉज सम मैटरनल टिश्यू इज शेड एट पेरिट, ठीक है ना, पार्चुरेशन, ठीक है ना, तो उस दौरान क्या हो जाता है, ये शेड ऑफ हो जाती है, ठीक है। चलिए, ओके, तो आंसर क्या रहेगा इसमें, डी रहेगा, है ना। और ओके, तो चलिए, आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, पेशेंट विद न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट डोज ऑफ फॉलिक एसिड इन नेक्स्ट प्रेगनेंसी, ठीक है, पेशेंट किसका है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का है, तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड की डोज कितनी रहेगी। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अभी जो रिसेंट प्रेगनेंसी थी उसमें बेबी था, उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान उसको फॉलिक एसिड की कितनी डोज देनी रहेगी, है ना। तो आंसर क्या रहेगा इसका, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg और 4 mg, क्या रहेगा आंसर, क्या रहेगा, बिल्कुल सही है, डी आंसर रहेगा इसके अंदर, ठीक है ना। फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन 4 mg डेली 1 मंथ बिफोर द कंसेप्शन, ठीक है ना, उससे लेकर के 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ना 12 वीक्स तक, ठीक है। तो कंसेप्शन से 1 महीना पहले और 3 महीने बाद, ठीक है, इस पूरे पीरियड के दौरान डेली कितनी लेनी रहेगी, 4 mg लेनी रहेगी, ठीक है ना। चलिए, तो ये डोज किसमें रहेगी, अगर पहली वाली प्रेगनेंसी के अंदर क्या हो रखा है, पहली वाली प्रेगनेंसी के दौरान न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो गया है, ठीक है ना। चलिए, ओके, तो इसके साथ ही आज का जो अपना एमसीक्यू सीजन है ओबीजी का, ठीक है, वो अपन यहीं एंड करते हैं, आगे का जो रहेगा वो अपन कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं कल।